गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग देखा जाएगा डायलूशन लॉ। ठीक है जी, डायलूशन लॉ। डायलूशन लॉ एक इसके लिए होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। ठीक है जी, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, कोलरास लॉ पढ़े। कोलरास लॉ के में हम लोग पढ़े हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या निकाल रहे थे हम लोग, कंडक्टेंस निकाल रहे थे। ठीक है, तो अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे, उसके मोलर कंडक्टेंस कैसे प्रभावित होते हैं, किसकी वजह से बढ़ते हैं घटते हैं। तो हम लोग उसको डिफाइन कौन नहीं कर पाया था, उसको डिफाइन कोलरास लॉ नहीं कर पाया था। तो हम लोग फिर अगला पढ़ेंगे, पहले डाइल्यूशन लॉ पढ़ा जाएगा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लिया जाए CH3COOH लिया जाए। ठीक, इसको लेंगे। अगर अपन ये क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो ये टूटेगा CH3COO माइनस और H+। ठीक, अगर लिया जाए इसकी कंसंट्रेशन कितनी सी है, एट टी बराबर 0 पर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बोल रहे हैं ये आफ्टर सम टाइम निकालने के बाद क्या अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी तो सी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, एट टी पर। और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अपन ले लिया जाए इक्विलिब्रियम। ठीक, तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाए के इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिखते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा है। ठीक, के इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी सी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये आ गया। अपन अगर ले लिया जाए इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी लो, क्या मतलब हो जाएगा, ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अपन क्या लिखे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन सी हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन सी हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, वेयर इसका मतलब हो जाएगा अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, सी को हो जाएगा, ये अल्फा जी। ठीक, ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है जी, और अगर अपन कंसंट्रेशन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा। अब हम लिख सकते हैं, इधर देखा जाए, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस देन कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अपन लिख सकते हैं इफ कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, सॉरी क्या लिख दिए, ए इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज कर जी। इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। अब देखिए अगर अपन, अब देखिए ऑन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस and equivalent conductance
इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं अगर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस पे हो जाएगा, मोलर आर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। ठीक है जी, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन के हो जाएगा। ठीक है। अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें किसके बीच में, कंडक्टेंस और किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, कंसंट्रेशन। ठीक है। तो देखिए हम लोग जो आएगा हाइपरबोला ग्राफ आएगा। ठीक है जी। ये कभी भी इससे मिलेगा नहीं, यहाँ पे कभी भी मिल नहीं सकता। क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट not completely ionized so that pi infinite are not obtained in weak electrolyte, लिख लीजिएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए। दो हमें रिलेशन चाहिए, एक ये चाहिए नीचे वाला, हाँ ये सब की जरूरत नहीं है। अब देखिए देखा जाए, अल्फा इक्वल टू होता है ना जी, पाई मोलर कंडक्टेंस 0 पर अपन पाई इनफाइनाइट पर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। ये भी हो सकता है, या अपन लिख सकते हैं पाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 0 कंसंट्रेशन पर और कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पर। ठीक, ये दो फार्मूले हैं। ठीक, मोलर कंडक्टेंस एट 0 पर, टी बराबर 0 पर और इनफाइनाइट पे हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ले सकते हैं अल्फा की वैल्यू इतनी हो गई, तो हम लोग क्या, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है। अल्फा की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू तो है नहीं, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई 0 एम अपॉन पाई इनफाइनाइट एम, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस पाई इनफाइन 0 एम अपॉन पाई इनफाइनाइट एम हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं, इसको इधर किया जाए, पाई इनफाइनाइट एम माइनस पाई 0 एम, अरे यार सी हो जाएगा पाई 0 एम अपान पाई इनफाइनाइट एम का स्क्वायर हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, पाई इनफाइनाइट एम माइनस पाई 0 एम अपान पाई इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अब और आगे किया जाए, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, और के क्या है यहाँ पे, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। अब देखिए के इक्वल टू हो जाएगा सी पाई 0 एम स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे एम पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। पूरा का बटा करिए, अब क्या हो जाएगा इसमें देखिए, पाई इनफाइनाइट एम माइनस पाई 0 एम अपन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एम, ये के कट जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, सी पाई 0 एम अपान स्क्वायर अपान पाई इनफाइनाइट एम माइनस पाई इनफाइनाइट एम माइनस पाई 0 एम। दिस इज द डाइल्यूशन इक्वेशन है, डाइल्यूशन इक्वेशन है। ठीक है ना। ये हमको कई बार पूछा गया, डाइल्यूशन इक्वेशन क्या हो जाएगा,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा इक्वेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हम लोग पहले लिए थे सी अल्फा वाला, तो इस पे हम लोग का आ जाएगा, एक और ले लिया जाए k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कब होगा, इफ 1 ग्रेटर देन बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो हो जाए, तब हम लोग इस पे ले सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नॉट लेस देन 1। ठीक है जी, तो ये वाला हम लोग के पास इक्वेशन आएगा। अब हम लोग देखा जाए फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, अब हम लोग देखा जाए देखिए हम लोग हकल और सागर इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इसलिए पढ़ते, देखिए अगर अपन स्ट्रांग NaCl को इसमें डाला जाए, ठीक है ना, इसकी कंडक्टेंस अगर अपन चेक करेंगे तो उसको चेक करने के लिए हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितने इक्वेशन बनाए हैं उस पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, इसीलिए हम पढ़ते हैं डेबाई हकल और सागर इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम लोग देखा जाए डे बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए ये है क्या, अगर ये बोलता है जब किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है जी, NaCl को थोड़ा सा और बड़ा बनाया जाए तो आपको दिखा दे, ध्यान से देखिए आ जाएगा समझ में। ठीक, बोलता है जब किसी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को जल में डाला जाता है तो क्या करता है, आयनों में टूट जाता है। ठीक, जब ये आयनों में अपने टूट जाएगा तो क्या होगा, इसमें H2O के भी मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है जी, H2O के मॉलिक्यूल रहेंगे तो बोलता है जो पॉजिटिव आयन रहेगा उसके चारों ओर पहले क्या आ जाएगा, निगेटिव आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आयन आ जाएगा, निगेटिव आयन आ जाएगा, और निगेटिव आयन के चारों तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। निगेटिव आयन के चारों तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और पॉजिटिव आयन ऐसे होगा कि ये बराबर अमाउंट में इसको घेरे रहेंगे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, तो डेबाई हकल और सागर इक्वेशन के अनुसार according to this theory each ion in the solution is symmetrically surrounded by oppositely charged ion। ठीक है, अब बोलता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई then symmetrically distributed ion are destroyed, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, destroyed, then speed of ions are decreases due to following factor। ठीक है जी, देखिए ये थियरी बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी
प्रत्येक आयन जो होंगे ना वो किससे घिरे होंगे, वो चारों ओर अपने निगेटिव चार्ज से घिरे होंगे, और पॉजिटिव जो रहेगा वो किससे घिरा होगा, निगेटिव से, और निगेटिव किससे घिरा रहेगा, पॉजिटिव से। ठीक, तो बोल रहे हैं अगर अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लिया जाए, तो जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो निगेटिव की तरफ जाने लगेगा, और निगेटिव वाला किधर आने लगेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये जो जब एक साइड में ये घूमना शुरू करेगा तो दूसरा वाला इसको खींचेगा, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है जी, यही ये बोल रहा है हाकर-डेवायर इक्वेशन। ठीक, तो हम लोग इसको और देखा जाए, फॉलोइंग फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है सिमेट्रिक फैक्टर, सिमेट्रिक फैक्टर। दूसरा क्या है, सॉरी, एसिमेट्रिक फैक्टर, एसिमेट्रिक फैक्टर। अगला क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये दोनों अपन पढ़ लेंगे तो हम जान जाएंगे किसकी वजह से आयंस की जो स्पीड है वो घट रही है, और उसके लिए कौन सा इक्वेशन इन्होंने दिया था उसका एक ग्राफ बनाएंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक क्या है एसिमेट्रिक इफेक्ट, दूसरा क्या है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। दोनों इफेक्ट हम एक साथ ही बता रहे हैं आपको। देखिए अगर अपन यहाँ एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव प्लेट ले ले और एक क्या ले ले, निगेटिव प्लेट ले ले। ठीक, अब हम बोल रहे हैं छोटा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, देखिए और एक और हम ले ले रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला, निगेटिव से घिरा रहेगा। ठीक, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई करेंगे तो एक स्टेप और बना लिया जाए। जो निगेटिव वाला है वो किधर जाना शुरू कर देगा, ये ओ इधर की तरफ आना शुरू कर देगा। ये निगेटिव प्लेट में डायरेक्शन दिखा दे, इधर जाएगा, और पॉजिटिव वाले किधर आना शुरू कर देंगे, ये इधर आना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। अब इसमें पॉजिटिव वाला किधर जाना शुरू कर देगा, इधर जाना शुरू कर देगा। ठीक, अब निगेटिव वाले किधर आना शुरू कर देंगे, इधर आना शुरू कर देंगे, है ना जी। एक चीज समझ में आएगी, निगेटिव वाले इधर आएंगे। अब बताओ ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, और अपन जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या कौन सा फोर्स कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये इधर आना चाहेगा जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से आ नहीं पाएगा क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला ये इधर जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो दोनों लोग उतनी स्पीड से नहीं जा सकते जितनी स्पीड से क्या होना चाहिए, जाना चाहिए था। ठीक है ना। इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब एक बात और बता, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी यही समझ लिया जाए तो इसमें हम समझा रहे हैं आपको, ये लिख लीजिएगा। ठीक है ना। देखो बोल रहा है तो अगर अपन सॉल्वेंट क्या ले लिया जाए, H2O ले लिया जाए। ठीक है ना। तो H2O में अगर अपन देखा जाए तो चलो ऐसे ही बना लिया जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव और क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, अगर अपन सोडियम आयन C ले लिए जाए, बस आप पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं, चलिए हम वही ले लें, एक बार बताया गया था आपको ना ऐसे ही। तो देखिए ये निगेटिव है, इसके चारों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आप इमेजिन करिए, मान लीजिए हम लोग ये पॉजिटिव इधर आना चाह रहा है। ठीक है ना। ये पॉजिटिव इधर आना चाह रहा है तो इसके भी निगेटिव के साथ इसके बीच में फोर्स लग रहा हो कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक पॉजिटिव के साथ प्रत्येक मॉलिक्यूल जो है वहां पे निगेटिव चार्ज, उनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो
बोल रहा है कि एक दूसरे के साथ जब ये सिमेट्रिक की वजह से नहीं जा पा रहे थे तो क्या था, ये सिमेट्रिक इफेक्ट था। लेकिन ये बोल रहा है उसी के साथ साथ एक और फोर्स कार्य कर रहा है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी उस पॉजिटिव के साथ आना चाह रहे हैं, जो ऑक्सीजन से उसका क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, और पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ लगा होगा तो उसके साथ वो जाना चाह रहा होगा। इसकी वजह से भी आयंस की क्या कर जाती है, स्पीड ऑफ आयंस डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं, ये बोला जाता है, यही डिफाइन किया था कौन, डेबाई हैकल-अंसागर। तो इसका इक्वेशन क्या है, इसे आप लिख लीजिएगा। अब देखिए इनका जो इक्वेशन था वो था पाई इनफाइनाइटियम माइनस ए अंडर रूट सी, ये इक्वेशन था, ठीक है जी। यहाँ पे और होता है उसको हटा दिया गया, बी प्लस ए सी होता है, हटा दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेशन था, इसके लिए अपन ग्राफ खींचा। देखो पॉइंट क्या है, ये मोलर कंडक्टेंस है, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, ये क्या है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस है, ठीक। ये क्या है, डेबाई कांस्टेंट है, डेबाई कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है। तो अपन लोग इसको इक्वेशन इसके लिए बनाया जाए, इसके लिए क्या लिखा जाए, ग्राफ बनाया जाए, पाई इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है ना। हमें बनाना है मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। तो हम लोग लिया जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या ले लिया जाए, c ले लिया जाए, ठीक ना। तो ये जो c है वो हम लोग देखिए, अगर हम लोग का स्लोप निगेटिव रहता है तो हम लोग यहाँ से खींचते हैं स्लोप, ठीक है जी। अब देखो अगर अपन इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक, इसको मिलाने का मतलब पाई इनफाइनाइट अपन को क्या प्राप्त हो गया, यही प्राप्त हो गया, ठीक है जी। और इतनी वैल्यू जो है वो क्या इसको बता रहा है, पाई इनफाइनाइट को बता रहा है, ये क्या पाई जीरो एम को बता रहा है। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा निगेटिव ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक इसका ग्राफ हो गया, डेबाई हैकल-अंसागर इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ठीक। ये ग्राफ हमें ऑब्टेंड हुआ है। अगर देखिए यहाँ पे मिलाने का मतलब है हमें क्या मिल गया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इनफाइनाइट कंडक्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये बताया जा चुका है आपको। अब देखिए हम लोग ये खत्म कर दिया गया है डेबाई हैकल-अंसागर इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ा जाएगा गैल्वेनिक सेल, ठीक। गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग देखा जाए गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। अब हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, देखें क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन। पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, एंड एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। और पढ़ चुके हैं अपन लोग क्या, कोलरास लॉ, और इससे बाद पढ़े अपन लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ पढ़े हैं। और एक पढ़ा गया है डेबाई हैकल-अंसागर इक्वेशन पढ़ा गया है। ये सब चीजें पढ़ी गई हैं। तो अब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ा जाए। तो गैल्वेनिक सेल थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए, थोड़ा सा अंतर देखिए, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, ठीक है जी। गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल, ठीक। देखिए गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल जो होते हैं, ये होता है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। इसमें अपन इन दिस
in this cell two half reaction half reaction are occurs at different flask at cathode and anode। ठीक है जी। इन दिस सेल टू हाफ रिएक्शन आर अकर एट डिफरेंट फ्लास्क एट कैथोड एंड एनोड। ठीक, अगला पॉइंट है, अपन थोड़ा 2-3 पॉइंट लिख ले जाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन दिस सेल एनोड आर नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड, ठीक है ना। एंड कैथोड आर पॉजिटिव एंड राइट साइड, ठीक है जी। और एक पॉइंट, एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड रिडक्शन आर अकर एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर एट कैथोड रिडक्शन अकर। ठीक है जी, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी सेल अगर बनाया जा रहा है, कोई भी सेल बनाया जा रहा है जिसमें अपन 2 फ्लास्क यूज कर रहे हैं, किनमें 2 फ्लास्क यूज कर रहे हैं, और एक में एनोड है और एक में क्या है, कैथोड है, और उसमें साल्ट ब्रिज यूज करेंगे। ठीक है जी, तो उसे अपन बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, जिसमें एनोड और कैथोड इससे पॉजिटिव और ऐसे निगेटिव होते हैं। एनोड क्या होता है, निगेटिव, और कैथोड होते हैं। इसमें क्या होता है, इधर साइड निगेटिव होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर एनोड होता है, इधर क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है जी, ऐसे सभी सेलों को हम क्या बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल बोल देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग अगर देखिए, एक सेल होता है डेनियल सेल, ठीक है ना। अपन डेनियल सेल उसे बोलते हैं, वह सेल जिसमें जिंक जो बना हो एनोड हो और कॉपर बना हो क्या हो, कैथोड का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग अब चला जाएगा किस पे, डेनियल सेल पे। ठीक है जी, डेनियल सेल, उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, आपको पता है। ठीक है जी, अब इतना बताया गया, इतना लिख लीजिए, और सब चीजें होती रहेंगी। डेनियल सेल, ठीक है जी, डेनियल सेल, ठीक है जी, डेनियल सेल। ठीक, अब देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें टाइम लगेगा, जो एकदम बढ़िया से बनाया जाएगा ना। देखो, देखिए जी, हम लोग लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड रहेगा उसी का सॉल्यूशन रहेगा पहली बार। ठीक, ये अपन ले लिए हैं, ये है जिंक है, और इसमें भरा है ZnSO4। ठीक, ये है कॉपर, इसमें भरा है CuSO4। ठीक, और ये वाली जो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, क्या है,
पॉजिटिव प्लेट है, ठीक, और ये वाली प्लेट क्या है, निगेटिव प्लेट है। निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, ये जिंक है, ये क्या है, कॉपर है, ठीक है जी। जो जिंक है इसे अपन बोलेंगे एनोड, इसको क्या बोलेंगे, एनोड, लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है जी। इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है जी। इस पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, कैथोड। इस पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज होगा, कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें जो है Zn अपना इलेक्ट्रॉन दे करके +2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा और एक्वस में आ जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड है, ठीक, एक किसमें जा रहा है, एक्वस में। मतलब ये जो जिंक की रॉड है ये Zn की बनी थी, और इसमें से Zn निकल कर Zn+2 में आ रहा है, ठीक है जी। और इसमें क्या जा रहा है, ये जो है ठीक है। अब इसमें देखिए कॉपर निकल कर किस में आएगा, अब देखिए इसमें से कॉपर इस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे जाएगा, ठीक है। अब इस पे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। और इस पे क्या होगा, पतला होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस solution, concentration of this solution increases, concentration of this solution increases, और ये क्या है, concentration of this solution decreases, concentration decrease करेगा, ठीक। लेकिन मेटल रॉड वेट आर इंक्रीजेस, मेटल रॉड का वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका क्या करेगा, वेट डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से इधर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से इधर होगा, और इधर से इधर क्या जाएगा, करंट जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, KCl, NaCl, AgCl, ठीक है जी। ये सब भरा होता, और इसमें भरा होता है जेल, और इसमें क्या भरा होता है, जेल भरा है। इसको बनाने की विधि हमको पता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी, जेल भरा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या भरा होता है, अगार जेल, अगार जेल भरा है, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट बन गया क्या, डेनियल सेल, ठीक। अब आप बोलेंगे साल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है, तो देखिए ये हाफ सेल रिएक्शन इस पर है, हाफ सेल रिएक्शन इस पर है, इसको कंप्लीट करता है कौन, साल्ट ब्रिज, मतलब हाफ सेल को जोड़ने का कार्य करता है ये साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। दूसरी बात है ये ट्रांसफरेंस और डिफ्यूजन को मेंटेन रखता है, ठीक है ना जी। अब देखिए होता क्या है, इस पे देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे जमा होने लगे, इस पे घटने लगे, ठीक है ना, एक समय आएगा पूरी रॉड मोटी हो जाएगी और इसमें करंट फ्लो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयन इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, और ये पतली रॉड एकदम पतली हो जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ से फ्लो होने बंद हो जाएंगे, ठीक। तो साल्ट ब्रिज जो काम करता है, साल्ट ब्रिज का कार्य है कि पहले तो हाफ सेलों को जोड़ता है, ठीक, और दूसरा काम करता है इसमें नंबर आयंस को क्या करता है, बैलेंस किए रहता है,
इसमें पॉजिटिव आयन जितने रहेंगे उतना ही इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव आयन रहेंगे, मतलब दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव आयन को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है जी। तो हम लोग साल्ट ब्रिज के बारे में ये क्या होता है, यू शेप का होता है। ये किस शेप का होगा, यू शेप का होगा, यू शेप का होगा। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं जो इनसे क्रिया ना करे। ठीक है जी, इनसे क्रिया ना करे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। और जो होता है यू शेप का होता है, इसमें अगार अगार जेल भरा होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लगा दिया जाता है, कॉटन का कपड़ा लगा दिया जाता है जिससे आयंस इसमें ज्यादा मात्रा में जरूरत के अनुसार ही जाए, उससे ज्यादा ना जाए। ठीक है जी, ये होता है डेनियल सेल। और इसमें बस अब देखिए इसका जो ये सेल है इसे बोलते हैं ई सेल, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल सेल, पोटेंशियल, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ई को क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ा जाए साल्ट ब्रिज के बारे में हो गया। साल्ट ब्रिज का वर्क लिख सकते हैं, साल्ट ब्रिज का कार्य लिखा है, चलिए लिख लीजिएगा। ठीक है ना, पहला लिख लीजिएगा, साल्ट ब्रिज क्या करता है, सेल को कंप्लीट करता है। दूसरा पॉइंट, आयंस को बैलेंस किए रहता है। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है जंक्शन पोटेंशियल को बैलेंस करता है। किसको करता है, जंक्शन पोटेंशियल को, जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है ना, ये तीन चीज है। अब हम लोग पढ़ा जाए इसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा जाए, है। जितनी जानकारी ये सब लिख दी गई है तो थियरी दिखाने कोई ज्यादा मतलब नहीं। अब हम लोग पढ़ा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बोलते हैं अगर हम किसी कोई इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 मान लीजिए, ठीक, उसमें उसी का क्या डाला जाए, इलेक्ट्रोड डाला जाए, उसी मेटल का क्या डाला जाए, इलेक्ट्रोड डाला जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इस इलेक्ट्रोड के बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए कॉपर है तो SO4 पे माइनस होगा और कॉपर क्या होगा, प्लस होगा। अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस से अट्रैक्ट होगा, माइनस रहेगा तो प्लस से अट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। if a metallic rod dipped in electrolytic solution, then potential difference are obtained. This potential is called electrode potential, is called electrode potential। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर टू टाइप्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर टू टाइप्स। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। अब देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, Zn से Zn+2 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ आएगा। और अगर कभी ऐसा हो रहा +2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किसमें चेंज हो रहा है, कॉपर में, तो क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कब आएगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब आएगा, तो इसमें 2 टाइप का प्रेशर होते हैं, 2 टाइप प्रेशर एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर और एक होता है
ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब देखिए दो प्रेशर होते हैं, अभी आपको बताया जाएगा। पहले देखिए रिडक्शन पोटेंशियल तब आएगा इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है जी। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ये हो जाएगा, एकदम सही समझिए। अब देखिए हम बताएं आपको, देखिए होगा क्या, टू टाइप का तो आएगा ही, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक, देखिए छोटा छोटा बनाया जाए, देखिए अगर अपन एक रॉड लिया जाए जिंक का, जिंक की रॉड है, ZnSO4 सॉल्यूट, ठीक, ये क्या बनेगा, एनोड, एक इस पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है जी, ऐसा नहीं है, इसमें पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये किस में चेंज होगा, Zn से Zn+2 में चेंज होता है, तो होगा क्या, जो प्लस होगा वो किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। जो प्लस होगा वो किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, और जो निगेटिव होगा वो इसी पे रह जाएगा। ठीक है ना। अब जानते क्या है, इस आयंस को इसमें अट्रैक्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया गया होगा, इलेक्ट्रोलाइट द्वारा किया गया। तो एक फोर्स लगाया हो गया होगा, जो फोर्स होता है प्रेशर ही होता है टाइप का। ठीक है ना, तो जो फोर्स लगाया गया है वही फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, या प्रेशर को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए दूसरा रॉड है अपन का, कॉपर ले लिया जाए। ठीक है ना, अब देखिए ये जिंक लिया गया था ना, तो जिंक के आयंस किस में टूटेंगे, देखिए Zn से Zn+2 में आया होगा, तो क्या हो गया, Zn से Zn+2 में आ गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन में आ गया, एक्वस में आ गया है, तो इस सॉल्यूशन में आ गए। ठीक, अब देखिए इसमें भी प्लस माइनस रहा होगा, प्लस माइनस प्लस रहा होगा। ठीक है जी, ठीक, CuSO4 CuSO4। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हो ये रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे वो अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, और निगेटिव क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे थे ना, +2 से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे थे, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसका जो पॉजिटिव था इस पे चला गया। ठीक है ना, जो पॉजिटिव थे वो चले गए और निगेटिव इधर आ गए। ठीक, तो ये किसकी वजह से हुआ था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर लगा होता, ऑस्मोटिक प्रेशर काम किया, मतलब जो निगेटिव छूटे, ठीक है जी, इधर आ गए हैं। इसमें देखिए पहले इसमें क्या था, हम लोग पॉजिटिव निगेटिव था, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर में जो पॉजिटिव वाले को खींच लिए अपनी तरफ से, वो क्या थे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर बोला गया। अब जो निगेटिव वाले खींचा गया उसको क्या बोला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लिया गया है सॉल्यूशन में और पॉजिटिव को वहीं पे छोड़ दिया गया है, वो किस टाइप का प्रेशर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर। अब हम बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे बोलेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग कह सकते हैं
देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ oxidation occurs in solution, then potential difference is called ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको किससे दिखाएंगे, EOH से दिखाएंगे, ठीक है जी। और एक क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। इफ reduction occurs in solution, ठीक है। if reduction occurs in solution, then potential difference is called reduction पोटेंशियल इसे बोला जाएगा, ठीक है जी। इसे अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको अपन किसे दिखाएंगे, E0RX रिडक्शन पोटेंशियल दिखाएंगे, ठीक। अब देखिए जो सेल है, सेल का पोटेंशियल क्या होगा, इस सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी, ठीक। पूरे सेल का जो डेनियल सेल था उसका पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल के निगेटिव के बराबर होता है। ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव के बराबर होता है। तो हम लोग जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे हैं उसको क्या ले सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा देखा जाए, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो अपने पोटेंशियल का निगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक। अब देखिए सेल पोटेंशियल हम लोग देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग चला जाना एनोड और कैथोड पे। फिर से एनोड है, ठीक है जी। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है जी। और कैथोड क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको अपन ले सकते हैं ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इस सेल, पूरे इस सेल का पोटेंशियल क्या हो जाए, इस सेल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इस सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखिए जो इस सेल होगा, इस सेल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो इक्वल टू होगा माइनस इस सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के। लेकिन अगर ये एनोड है तो ये एनोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होगा, ठीक है ना। ये चीज रखना है। अगर अपन को ये बोल रहे ऑक्सीडेशन कैथोड ये किसके बराबर होगा, ई माइनस के, लेकिन कैथोड के ही रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। बस ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। अब देखिए अब इसको क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया जा रहा है। ये क्या है, एनोड है, तो हम लोग लिया जाए एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और प्लस इस सेल का भी रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये क्या था, रिडक्शन होता है किस पे, कैथोड पे, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो हम ले सकते हैं ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड ले सकते हैं, किसके बराबर, इस सेल के बराबर ले सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और देखिए, एक होता है ना जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इन्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोला जाता है, इफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेल आर फिक्स देन obtained potential in
electrode, obtained potential in electrode is known as standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये टू टाइप का होगा। ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड को अपन हमेशा किसे दे, E0 से दे। ई नॉट बोला जाता है लेकिन हम लोग E0 भी बोलते रहते हैं। ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसको क्या ले सकते हैं, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो वैसे ही सेल का भी स्टैंडर्ड तो बोला जाता है E0 सेल, ये भी बोल सकते हैं, इक्वल टू E0 सेल ऑफ कैथोड माइनस E0 सेल ऑफ एनोड। ये क्या है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है जी, ई सेल। अब देखिए एक और पोटेंशियल होता है, ये तो हम लोग सेल का पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है एक आएगा ना ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी, सेल का ही आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है। कभी कभी दिया जाता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए अपन ना ले लिया जाए ईएमएफ और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस, ये कभी कभी पूछा जाता है। आप देखिए ई सेल ऐसे भी ले सकते हैं, ईएमएफ इक्वल टू ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड, ये भी ले सकते हैं। लेकिन पूछेंगे ये क्या है, तो थोड़ा सा अंतर देख लिया जाए। देखिए this potential is maximum potential of cell. It calculate if current not flow in the cell. ठीक है जी, it is less than the maximum potential and it is calculated at flowing current। ठीक है जी, मतलब सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में दो डिफरेंस है। पहला है ये मैक्सिमम, किसी सेल का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कितना वो बैटरी ले जा सकती है उसको बताता है ईएमएफ। और ये कब कैलकुलेट किया जाता है, जब वायर में क्या हो, करंट फ्लो ना हो रही हो सेल में, उस समय ईएमएफ कैलकुलेट, जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है, ये लेस देन मैक्सिमम पोटेंशियल से हमेशा आएगा। और दूसरा आएगा इट कैलकुलेट एट फ्लोइंग करंट, मतलब ये तब कैलकुलेट किया जाता है जब करंट फ्लो हो रही हो, तब कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव निगेटिव पढ़ लिए हैं जी, स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के बाद हम लोग पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक।